So, good morning, everyone. We were doing chapter 6 physical and chemical changes और हमने इस चैप्टर में सबसे पहले फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था. द चेंजेस इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस गेट चेंज्ड. फिजिकल प्रॉपर्टी मींस साइज, शेप, कलर और स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस. और उसके रिलेटेड हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी पढ़ लिए थे. देन वी हैव स्टडीड अबाउट केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो. ओके, न्यू सब्सटेंस गेट फॉर्म, उसको बोला जाता है केमिकल चेंजेस. सो इसमें भी हमने बहुत सारी एग्जांपल देखी थी. मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस भी दिखाई थी, एक्टिविटीज थी इसके रिलेटेड. दैट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड चेंज ऑफ कलर व्हेन आयरन नेल गेट्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दैट द कलर चेंज विल बी फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन कलर. तो कलर चेंज हुआ था. इसके साथ की रिएक्शंस वी हैव स्टडीड अबाउट. उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन की एग्जांपल पढ़ी थी, व्हेन विनेगर रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा. उसके बाद उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हमने यूज किया था टू मेक लाइम वाटर मिल्की. तो ये सारी जो एग्जांपल्स थी दे आर ऑफ केमिकल चेंजेस. सो केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स. कोई भी न्यू सब्सटेंस बनेगा, इट विल बी अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल, किसी मेटल को उसकी ओर में से एक्सट्रैक्ट करना है, देन ऑब्वियसली केमिकल चेंजेस ही आएंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगी तभी वो आएगा. आयरन को आयरन ओर में से एक्सट्रैक्ट करना है, तो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल चेंजेस हमें मिलते हैं उसमें. आप एक मेडिसिन भी अगर आप इनटेक करते हो तो वो मेडिसिन भी बहुत सारी केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस. आप नॉर्मली कोई भी मटेरियल भी यूज करते हो, प्लास्टिक्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ये सब कैसे बने हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस. मतलब कोई भी नया सब्सटेंस बनेगा वो केमिकल चेंजेस के थ्रू ही बनेगा. न्यू सब्सटेंसेस ऑलवेज गेट फॉर्म ड्यू टू केमिकल चेंजेस. सो वन और मोर न्यू सब्सटेंस, हमें पता है कि केमिकल चेंजेस में एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं. सो न्यू सब्सटेंसेस बनने के साथ साथ न्यू सब्सटेंसेस बनने के साथ साथ देयर आर सम चेंजेस दैट मे अकम्पनी अ केमिकल चेंज. फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स के साथ साथ केमिकल चेंजेस में इन एडिशन टू इट सम न्यू प्रोडक्ट्स ऑल्सो कैन बी फॉर्म्ड. जो केमिकल चेंजेस है, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ ये चेंज हो गया है? फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन था, तो हमें कैसे पता चला कि वो रिएक्शन अक्कर हो गई है? या जब कॉपर सल्फेट का कलर ग्रीन ब्लू टू ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, तो कैसे पता चला? बिकॉज वो कलर चेंज हो गया. सो वी से कि यस, ये रिएक्शन अक्कर हो गई है. तो किसी भी केमिकल चेंज के साथ साथ कोई नए चेंजेस भी अक्कर हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब. किसी भी केमिकल चेंज में हीट, लाइट या किसी भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है और एक्सपेल्ड आउट भी किया जा सकता है. मतलब कोई भी रिएक्शन अक्कर होने के लिए हमें हीट चाहिए भी है और हीट वही लिबरेट भी होती है. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज को बर्न करते हो, बर्निंग ऑफ अ पेपर, सबसे पहले आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो. ओके, जब हीट प्रोवाइड किया तो वो पेपर बर्न करना शुरू हो गया. जो वो पेपर बर्न किया उसने दोबारा से वो हीट जनरेट करना. अब आग में हीट तो है ही है, लाइट इज ऑल्सो देयर. सो किसी भी केमिकल चेंज के साथ साथ दीज चेंजेस में ऑल्सो अक्कर. साउंड में भी प्रोड्यूस्ड. कभी अभी कोई रिएक्शन हो रही है तो कोई साउंड प्रोड्यूस होगा. अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. मे बी स्मेल चेंज हो सकती है, पहले स्मेल कोई और थी, बाद में स्मेल कोई और हो गई. तो वी कैन से यस कि कुछ ना कुछ केमिकल चेंज तो अक्कर हुआ है, इसकी वजह से ही स्मेल में चेंज हुआ है. अ कलर चेंज में टेक प्लेस, वो तो हमने लास्ट एग्जांपल देखी ही है. जैसे ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स टू ग्रीन कलर व्हेन इट चेंजेस टू आयरन सल्फेट. तो कलर चेंज हुआ था. और गैसेस में भी फॉर्म्ड. ऑब्वियसली जब आप किसी चीज को बर्न करोगे तो डिफरेंट गैसेस, फाउल गैसेस में ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट इज, सबसे पहले आप एग्जांपल देखो बर्निंग ऑफ अ पेपर. जैसे बर्निंग ऑफ अ पेपर यू कैन सी इसमें से क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं. सबसे पहले बर्न करने के लिए हीट हमें उसे प्रोवाइड की. जब उसमें आग लग गई, देन
उसमें से हीट जनरेट हुई, उसमें से लाइट जनरेट हुई। ओके, सो ये क्या हुआ, बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो हीट जनरेट हुई, तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट था दैट हीट जनरेशन, वो हमारा इससे क्लियर हो गया। और लाइट भी इसमें प्रोड्यूस हुई, तो लाइट भी आ गई। सेकेंडली, फॉर एग्जाम्पल फायर क्रैकर्स एक्सप्लोजन ऑफ फायर वर्क इज अ केमिकल चेंज। सो इसमें एक्सप्लोजन में हीट प्रोड्यूस होती है ऑब्वियसली, जब भी आप पटाखे चलाते हो तो हीट तो प्रोड्यूस होगी, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, एंड साउंड इज ऑल्सो प्रोड्यूस। कितनी कितनी लाउड साउंड यू कैन हेयर। उसके बाद बहुत सारी अनप्लीजेंट गैसेस भी साथ में जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट भी पोल्यूट होता है। सो इसमें इस चेंज में क्या क्या हुआ, इसमें हीट भी प्रोड्यूस हुई, लाइट भी प्रोड्यूस हुई, साउंड भी प्रोड्यूस हुई, और आपको कभी स्मेल भी आएगी, जिससे स्मेल चेंज का भी आएगा, और ऑल्सो मेनी गैसेज आर ऑल्सो फॉर्म्ड। सो इसमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, लाइक दिवाली इज कमिंग, सो यू डोंट हैव टू डू द फायरवर्क। आप उससे दूर रहिए, कम से कम यूज करिए, बिकॉज बहुत सारी फाउल गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। नेक्स्ट इज स्पॉइलेज ऑफ फूड। जैसे अब फूड हमारा है वो खराब हो जाएगा, तो उसमें से बहुत फाउल स्मेल आती है। ठीक है, आप स्मेल करके उसको छोड़ देते हो साइड पे, इट इज कि बहुत फाउल स्मेल है। तो वो फाउल स्मेल क्यों हुई है, बिकॉज ऑफ द केमिकल चेंजेस अकरिंग इन दैट फूड। फूड में कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस अक्कर हुए, जिसकी वजह से वो फूड खराब हो गया और उसमें से फाउल स्मेल आने लग गई। तो दीज आर द चेंजेस जो भी किसी केमिकल चेंज के साथ अक्कर हो सकते हैं। नेक्स्ट, आपने ओजोन लेयर के बारे में सुना है। तो ओजोन लेयर क्या करेंगी, हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है। तो एक्चुअली ओजोन करता क्या है, ओजोन लेयर होगी जो, वो ओजोन लेयर यूवी रेडिएशंस को जब होल्ड करते हैं, एक्चुअली ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओके, O3 इज इन द सबस्क्रिप्ट। तो O3 जब यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे ओजोन लेयर यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ओजोन जो है वो ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन में। O3 विल कन्वर्ट टू O2। तो ऑक्सीजन वो डिफरेंट है ओजोन से, तो ओजोन इज डिफरेंट एंड ऑक्सीजन इज डिफरेंट। तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, ओजोन से ऑक्सीजन बन गया, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हुए। मतलब जो ओजोन की जो ओजोन लेयर है वो भी कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस ही प्रोड्यूस कर रही है। ओके, नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस का आप एग्जांपल ले सकते हो। जो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में ये रिएक्शन भी पढ़ी होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर when reacted in the presence of sunlight and chlorophyll they form glucose and oxygen। तो पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर था, दे आर डिफरेंट। जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बने हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये भी डिफरेंट है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। तो फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल चेंज है। सो आई गेस हमने केमिकल चेंजेस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बट द मेन एग्जाम्पल, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है केमिकल चेंज की, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था रस्ट के बारे में, तो दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो आयरन नेल्स हैं, उनके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर आप देख सकते हो। सो जो वाली ये ब्राउन लेयर है, आप इसको नॉर्मली जंग भी बोल देते हो कि जंग लग गया है, तो इसको साइंस के टर्म में वी कॉल इट रस्ट। तो रस्ट एक ब्राउन कलर की लेयर होती है, दैट इज द आयरन ऑक्साइड लेयर, जो आयरन के ऊपर जम जाती है, बिकॉज जब आयरन रिएक्ट कर जाता है विद oxygen and water. Suppose I also have this iron piece with me. You can see, yes, you can see, मेरे पास ये एक आयरन का पीस था। जब ये नया लिया गया था, इट वाज सिल्वर इन कलर, ग्रे इन कलर, ठीक है, सिल्वरी ग्रे कलर था। बट आफ्टर सम टाइम, 1 साल या 2 साल बाद मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो आई कैन सी इट इज अ एक ब्राउन लेयर इसके ऊपर है। तो दैट ब्राउन लेयर इज कॉल्ड द रस्ट। ठीक है, ये रस्ट है, ये अब इसको जंग लग चुका है, सो दिस इज रस्ट। ओके, अब रस्टिंग की हम
रिएक्शन देख लेते हैं। हमने बोला कि इट इज अ केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज कैसे है, इसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन अक्कर होगी। अब वो रिएक्शन क्या होगी, सी, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर, when iron reacts with oxygen and water, it's form iron oxide, and this iron oxide is known as rust. अगर आपसे कोई पूछे what is rust, you are a science student, you can answer that rust is iron oxide. आयरन की जब ऑक्साइड की लेयर बन जाती है ओवर द आयरन, दैट इज आयरन ऑक्साइड। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आयरन ऑक्साइड। तो ये इसके अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में करें, आयरन का जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल सिंबल है, दैट इज एफ ई, कैपिटल एफ स्मॉल ई, एफ ई प्लस ओ टू प्लस एच टू ओ, इट विल गिव एफ ई टू ओ थ्री, जो दैट इज आयरन ऑक्साइड, और वी कैन कॉल इट एज रस्ट। जो रस्ट का फॉर्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट इज एफ ई टू ओ थ्री, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। सो रस्ट तो हमने पढ़ लिया। अब बहुत सारे आर्टिकल्स हमारे रस्ट के आयरन के बने होते हैं। सबसे पहले हमने नेल के बारे में बात की, या हमारी जो कार्स होती हैं पहले की, उसमें भी आयरन नॉर्मली यूज होता था, मेटल। जो हमारे ब्रिजेस होते हैं उसमें भी आयरन होता है। तो आफ्टर रेगुलर यूज, आफ्टर फ्यू ईयर्स, उसमें आपको दिखेगा कि उस ब्रिज पे या उस कार पे ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है। मतलब उस कार पे या ब्रिज पे, ट्रक पे, शिप पे बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जो आयरन के बने हैं, उन पे एक आयरन उनमें उनमें एक आयरन ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, और वी कैन से वो उसमें रस्टिंग हो जाती है। एंड रस्टिंग इज द अनडिजायरेबल फिनोमिना, बिकॉज रस्टिंग होने की वजह से आयरन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। आयरन की जो स्ट्रेंथ है इट विल गेट डिक्रीज्ड ड्यू टू रस्टिंग। रस्ट जो है वो आयरन को स्पॉइल करता है, और जितना ज़्यादा स्पॉइलेज होगी उतना ज़्यादा हमारा फाइनेंशियल लॉस होगा। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, कार पे जंग लग गया तो कार ऑब्वियसली थोड़ा सा उसकी वर्किंग में डिले आएगा। सेकेंडली, अगर ब्रिज पे लग गया तो ब्रिज की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और एक ऐसा टाइम भी आ सकता है अगर इसकी रिपेयरमेंट ना की जाए, दैट ब्रिज मे कोलैप्स। तो वो जो ब्रिज है वो गिर भी सकता है। इट मीन्स जो हमारा जो ये रस्टिंग का प्रोसेस है, इट इज अनडिजायरेबल चेंज। आपने सिक्स्थ में पढ़ा था डिजायरेबल चेंजेस एंड अनडिजायरेबल चेंजेस। सो डिजायरेबल चेंजेस आर दोज जिससे हमें कुछ बेनिफिट हो, बट अनडिजायरेबल आर दोज चेंजेस जिससे हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। तो जो ये रस्टिंग का प्रोसेस है, इट इज undesirable change. Okay, so this was the reaction. Next, conditions for rusting of iron. किसी भी रस्टिंग ऑफ आयरन की दो कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशंस की प्रेजेंस में ही रस्ट हो सकता है। सबसे पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस, एंड सेकेंडली वाटर की प्रेजेंट और मॉइस्चर वी कैन से। तो ऑक्सीजन एंड वाटर व्हेन अटैक ऑन आयरन, देन इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड, दैट इज रस्ट। आपने लास्ट रिएक्शन भी देखी थी, उसमें भी था व्हेन आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ प्लस वाटर के साथ, तो आयरन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। अगर इसमें से एक भी चीज मिसिंग है, सपोज ऑक्सीजन नहीं है या मॉइस्चर नहीं है, तो इन दोनों में से अगर एक भी चीज मिसिंग है, दोनों मिसिंग है, तो उस आयरन पे रस्ट नहीं लगेगा। तो रस्टिंग की ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इनकी वजह, इनके एब्सेंस में रस्टिंग नहीं होती। सो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर। So these are the conditions for rusting. अब जैसे मैंने बताया आपको कि रस्टिंग इज अ अनडिजायरेबल फिनोमिना, हम नहीं चाहते कि रस्टिंग हो और हमारे जो फाइनेंशियल लॉस अक्कर हो। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ तो मेयर्स होने चाहिए, या उसको स्लो डाउन करने के लिए रस्टिंग के प्रोसेस को कुछ ना कुछ तो मेयर्स होने चाहिए। सो नेक्स्ट इज मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं या रस्टिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है पेंटिंग। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जो हैंडल्स होते हैं नॉर्मली दे आर मेड ऑफ, आजकल तो आयरन के नहीं होते, एलॉयज के बने होते हैं, बट जनरली अगर आयरन के हैंडल्स बने होंगे तो उनको भी पेंट किया जाता है। अब पेंटिंग से क्या होता है, रीजन बीइंग, पेंटिंग से क्या होगा, वो आयरन के ऊपर एक लेयर बन जाएगी, पेंट की लेयर आ जाएगी ना, तो जो अटैक होगा ऑक्सीजन का या वाटर का, वो पेंट के ऊपर होगा, ना कि वो आयरन के पीस के ऊपर होगा। और सेकेंडली ये भी हो सकता है कि वो ऑक्सीजन का कांटेक्ट खत्म कर देगा।
क्योंकि आयरन पीस है, आयरन पीस के अगर ऊपर पेंट हो गया, देन वो क्या करेगा, पेंट उसके ऊपर एक शील्ड बना लेगा। तो व्हाट हैपन, वो ऑक्सीजन का कांटेक्ट खत्म कर देगा आयरन के साथ, ऑक्सीजन आयरन तक नहीं पहुंच पाएगी। और दो कंडीशंस है, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट खत्म हो गया, मतलब इन दोनों में से एक भी अगर चीज प्रेजेंस ना हो, देन रस्टिंग विल नॉट बी देयर, और हमारा जो आयरन का पीस है इट विल गेट सेव्ड। सेकेंड इज अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। ग्रीस और ऑयल का काम सेम ही है जैसे पेंटिंग का काम है। ग्रीस और ऑयल लगाने से किसी भी हैंडल के ऊपर, किसी भी आयरन आर्टिकल के ऊपर व्हाट विल हैपन कि ऑयल जो है वो ऑक्सीजन का लिंक खत्म कर देगा विद द आयरन, उसके ऊपर लेयर बना देगा। अब जो भी रिएक्शन अक्कर होनी होगी वो ऑयल के ऊपर होगी, ना कि आयरन पीस के ऊपर। तो अब बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग। थर्ड इज बाय गैल्वेनाइजेशन, और वी कैन से कोटिंग आयरन विद क्रोमियम और जिंक। गैल्वेनाइजेशन एक टेक्निक है, एक केमिकल टेक्निक है जिससे आयरन के ऊपर जिंक या क्रोमियम की लेयर को बनाया जाता है। जिंक या क्रोमियम की लेयर को डिपॉजिट किया जाता है ओवर द पीस ऑफ, वी कैन से आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक या क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी जाती है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। वही रीजन है, अब ये क्या करेगा, जो भी रिएक्शन अक्कर होनी होंगी वो जिंक या क्रोमियम के साथ अक्कर होगी, जो नीचे हमारा आयरन का आर्टिकल है वो सेव हो जाएगा। लास्ट वन इज एलॉइंग। अब एलॉयज पढ़े हुए हैं आपने, जब डिफरेंट मेटल्स को, टू और मोर मेटल्स को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है, देन जो नया टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, सब्सटेंस बनेगा, उसको एलॉय बोला जाता है। अब आयरन के आर्टिकल्स, यू कैन आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स की पहले आयरन के आर्टिकल्स थे बट वो जल्दी खराब हो जाते थे, रीजन बीइंग रस्टिंग हो जाती थी उनपे। तो अलॉइंग क्या होता है, अलॉइंग से अगर आप अब आजकल जो बर्तन यूज होते हैं दे आर ऑफ स्टेनलेस स्टील। जो स्टेनलेस स्टील है इट इज द अलॉय ऑफ आयरन, निकल, क्रोमियम एंड मैंगनीज। आयरन, निकल, क्रोमियम एंड मैंगनीज विद सम अमाउंट ऑफ कार्बन। तो ये सब चीजों को मिला के आयरन की जगह पे क्या बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील। तो स्टील जो है इट इज रस्ट प्रूफ, तो इस पे रस्टिंग नहीं होती। तो अलॉइंग इज द बेस्ट मेथड जिसकी वजह से हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। और इवन आई रिमेम्बर आजकल यूटेंसिल्स होती है, कढ़ाई जिसको बोल देते हो आप, ये भी आयरन की आती है। आई रिमेम्बर जब भी हम आयरन की कढ़ाई को रखते थे इन द स्टैंड, माय मदर यूज कि क्या क्या करते थे, वो ऑयल लगा देते थे उसके ऊपर, रीजन बीइंग रस्टिंग ना हो उस पे। आई हैव आल्सो यूज दिस मेथड कि वो हम कढ़ाई पे ऑयल लगा देते थे कि वहां पे उसकी रस्टिंग ना हो, उसको स्टोर करने से पहले या उसको कहीं पे प्लेस करने से पहले उस पर ऑयलिंग की जाती थी। सो दीज आर द मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑन आयरन आर्टिकल्स। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल शिप की बात करें। अब शिप जो है उसका कुछ पोर्शन पानी के नीचे होगा और कुछ पोर्शन पानी के ऊपर भी होता है। तो जो पानी के नीचे का पोर्शन है वहां पे वाटर है, बट जो उसके ऊपर का पोर्शन है उस पर भी कुछ ना कुछ ऑब्वियसली वेव्स उठती हैं, तो उसकी वजह से उसके जो अपर पोर्शन पे भी वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। तो वो वाटर की ड्रॉपलेट्स, मॉइस्चर मिल गया एंड एयर में भी मॉइस्चर प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो देयर। सो कंडीशंस फुलफिल हो गई रस्टिंग के लिए, ऑक्सीजन भी है, मॉइस्चर भी है, और जो हमारा ये शिप बना होता है ये इसमें आयरन भी यूज होता है। तो आयरन के जो कुछ पार्ट्स हैं वो विद द टाइम वो स्पॉइल हो जाते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं विद बाय रस्टिंग। तो कुछ टाइम बाद फ्रिक्वेंटली हमें शिप के पार्ट्स को चेंज करना पड़ता है, उनको उनको नए पार्ट्स के साथ रिप्लेस किया जाता है ताकि जो शिप की फंक्शनिंग है उस पर इफेक्ट ना पड़े। तो इसलिए रस्टिंग इज अ वेरी अनडिजायरेबल फिनोमिना। और जितना ये, और एक सेकेंड थिंग ये भी है, सपोज वी आर लिविंग इन पंजाब और एक पर्सन है तो वो केरला साइड पे रहता है, तो हमने सेम आर्टिकल, सपोज हमने एक आयरन नेल की एग्जांपल ले लो, तो आयरन नेल मेरे पास भी है, आयरन नेल उस पर्सन के पास भी है दैट इज लिविंग इन केरला। तो हम दोनों में से आयरन नेल पे रस्ट कहाँ पे ज्यादा लगेगी, जहां पे वो कोस्टल एरिया पे जो पर्सन रहता होगा उसके ज्यादा जल्दी फास्टली उसके आयरन नेल पे वी कैन से रस्ट होगा, रीजन बीइंग ही इज लिविंग इन कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया की जो एयर होती है उसमें मॉइस्चर भी ज्यादा होता है, तो जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा
उतनी जो रस्टिंग का प्रोसेस है उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा. सो दिस इज a chemical change, or we can say rusting of iron. So this was all about rusting of iron. The last topic of your book is crystallization. अब नाम से आपको पता चल रहा होगा कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं. वेरी शाइनी सब्सटेंस, आप जिसको क्रिस्टल बोल देते हो. सो दिस, अब क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? किसी भी इम्प्योर सैंपल में से प्योर सैंपल के क्रिस्टल बनाने की टेक्निक को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन. Crystallization is a process by which a pure soluble substance separates out in the form of crystals from its hot and saturated solution on cooling. तो क्रिस्टलाइजेशन एक फिनोमिना है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें इम्प्योर सब्सटेंस में से प्योर सब्सटेंस को सेपरेट आउट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. अब ये यहाँ पे वर्ड आया सैचुरेटेड सोल्यूशन में से. जो इम्प्योर सब्सटेंस होगा सबसे पहले उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया जाएगा, उसको हीट करके देन उसको कूल करके उसमें से जो क्रिस्टल्स ऑब्टेन होंगे वो हमारे प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल होंगे. सपोज अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी. हमें इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हम एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे किसी इम्प्योर सैंपल का. सैचुरेटेड सोल्यूशन आपने पक्का 6 में पढ़ा होगा. सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? वो सोल्यूशन जिसमें सल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में मिला दिया जाता है, इससे ज़्यादा सल्यूट ऐड नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल 6 में आपने एक्टिविटी की होगी जिसमें शुगर की सैचुरेशन पॉइंट निकाला जाता है. एक सेट अमाउंट ऑफ वाटर आपने ले लिया, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर लिया, उसमें आप शुगर ऐड की, शुगर ऑब्वियसली पानी में डिजोल्व हो जाएगी. फिर आपने सेकेंड स्पून उसमें डाला, अगेन डिजोल्व हो गई. ऐसे करते करते एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे आप और शुगर ऐड करोगे बट वो शुगर पानी में डिजोल्व होना बंद हो जाएगी. जो शुगर है वो नीचे सेडिमेंट होना, वो बैठना शुरू हो जाएगी एट द बॉटम ऑफ द ग्लास. तो दैट इज द पॉइंट जिसको बोला जाता है सैचुरेशन पॉइंट, एंड दैट इज द लिक्विड जिसको बोला जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर. तो सैचुरेटेड सोल्यूशन पहले बनाया जाएगा, उसमें जो सोल्यूट है वो ऐड करते रहेंगे तब तक कि वो घुलना बंद ना हो जाए. उसके बाद उसकी हीटिंग की जाएगी, हीटिंग करने के बाद उसको कूल किया जाएगा, देन उसको वॉश किया जाएगा. और व्हाट विल हैपन, जब हीट करने से जो सोल्यूशन होगा उसमें से वाटर प्लस जो इम्प्योरिटीज होंगी उसकी वो इवेपोरेट हो जाएंगी, और जो नीचे मेरे पास क्रिस्टल्स बचेंगे दैट विल बी द प्योर क्रिस्टल्स. ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज crystallization. I'll show you a video. I hope ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी उस वीडियो से. प्लीज वॉच दिस वीडियो. To prepare crystals of copper sulfate from an impure sample of copper sulfate solution. The process of formation of solid crystals from a homogeneous solution is called crystallization. It is a physical change. For example, the salt we get from seawater can have many impurities in it. To remove these impurities and obtain pure salt, the process of crystallization is used. Madam, explain the process of extracting crystals of copper sulfate from an impure sample of copper sulfate solution using method of crystallization. Let's perform an experiment to prepare crystals of copper sulfate from an impure sample of copper sulfate solution. The materials required are china dish, glass rod, an impure copper sulfate sample, powdered form, concentrated sulfuric acid, Bunsen burner, 250 milliliter beaker, wire gauze, tripod stand, wash bottle and distilled water. Procedure: take a clean beaker, 250 milliliter, and put the powdered impure sample of copper sulfate in it. Add distilled water and stir the contents gently with the help of a glass rod. In order to make the solution more clear, add 2
or 3 drops of concentrated sulfuric acid in it. Stir it continuously and add more impure copper sulfate until no more of it dissolves. Filter the solution and collect the filtrate in a china dish. Place the china dish over wire case kept over a tripod stand and heat it gently. As the solution gets heated, stir it with a glass rod. This helps in uniform evaporation and prevents the formation of a solid crust. Wash the crystals with a thin stream of cold water with the help of a wash bottle. Dry the crystals by pressing them gently between sheets of filter paper. Observation: blue-colored crystals of copper sulfate are formed. Result: the crystals of pure copper sulfate can be obtained from an impure solution. Dose: rinse, drain, and dry the beaker before conducting the experiment. सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इसमें हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ऑब्टेन करने हैं फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम कॉपर सल्फेट पाउडर को वाटर में ऐड करेंगे और तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक कि वो सैचुरेट ना हो जाए। जैसे ही वो सैचुरेट हुआ, देन उसमें हम थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वी विल पॉर। सल्फ्यूरिक एसिड पॉर करने का क्या रीज़न है, हमने उस सोल्यूशन को और कंसंट्रेट करना है, उस वजह से हमने वो एसिड ऐड किया। उसके बाद हमने उसको फ़िल्टर करके उसमें से जो सोल्यूट जो लिक्विड है उसमें उसको हमने डिकेंट कर लिया और उसके बाद हमने उस लिक्विड को बॉयल करना शुरू किया, इवेपोरेट करना शुरू किया। जैसे ही वो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन की हेल्प से जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं और जो भी वाटर था वो क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे मेरे पास सॉलिड मास बचेगा। उस सॉलिड मास को वाटर के साथ वॉश किया जाएगा। वॉश करने के बाद व्हाट विल हैपन, उसको हम दोबारा से फिल्टर पेपर के फोल्ड्स में प्रेस करके सुखा लेंगे, ड्राई कर लेंगे। उसको ड्राई करने के बाद आपके पास बहुत शाइनी से ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स आएंगे, दैट विल बी ऑफ कॉपर सल्फेट। एंड जो 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 हमारे पास क्रिस्टल्स आएंगे दे विल बी प्योर प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। So this was the activity and this process is known as crystallization, जहाँ पे crystals को बनाया जाता है, pure crystals को बनाया जाता है from the impure sample of that substance. So this chapter is completed now. ये आपका complete chapter था. So if you have any doubt, you may raise your hand and ask your doubts.